पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। मैं हूं आपके साथ चित्रा। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। फूलों की खेती के अंतर्गत पॉली हाउस में झरबेरा फसल का जाड़े में प्रबंधन, एक किसान का अनुभव। शरदकालीन गन्ने के साथ लगाई गई अंतर्वर्ती फसलों का प्रबंधन। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी। हाईटेक खेती, आज ये शब्द खूब प्रचलित हो रहा है। पाली हाउस में नियंत्रित दशा में विभिन्न सब्जियों एवं फूलों की खेती राज्य में बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसी को हम हाईटेक खेती कहते हैं। आज आइए जानते हैं पाली हाउस में लगाई गई झरबेरा फूल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों के बारे में। पाली हाउस में झरबेरा फूल की खेती से मिलने वाले अधिक लाभ के कारण किसानों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। परंतु इसकी खेती केवल अपना लेने मात्र से ही आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, जब तक कि इसमें दिन प्रतिदिन किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों को सुचारू रूप से नहीं संपादित करेंगे, क्योंकि प्रबंधन कार्यों में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको भारी आर्थिक क्षति की ओर ले जा सकती है। और यदि इसके प्रबंधन कार्यों की बात करें तो मुख्य रूप से सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन, पौध सुरक्षा तथा पाली हाउस का वातावरण प्रबंधन आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी अनदेखी करने से फसल में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। अतः किसान भाइयों, अगर आपने झरबेरा फूल की खेती अपना रखी है तो इस फसल में इस समय कौन कौन से आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना है, इस विषय पर अपने अनुभव को बता रहे हैं नया गांव नैनीताल के सफल फूल उत्पादक बलबीर सिंह कंबोज। आज मैं आपको झरबेरा, जो कि संरक्षित खेती है, पुष्प उत्पादन होता है संरक्षित पॉली हाउस में, उसके बारे में दिसंबर एवं जनवरी में लगने वाले कीट एवं बीमारियां तथा फसल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। जो कृषि संबंधी कार्य करने पड़ते हैं उसमें मेन ये है कि इस समय पे हम लोग के पोटाश का जो पौधे को देते हैं हम लोग वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र, पोटाश की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि पौधों की बढ़वार काफ़ी अच्छी रहने के बावजूद अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें पोटाश की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और जो कि जब तक कोहरा पड़ने लगता है तब हमें शेड नेट हटा देनी चाहिए तथा पॉली हाउस शाम को समय से करीब 4 बजे बंद कर देने चाहिए, ताकि हमारे पॉली हाउस के अंदर का तापमान ज़्यादा कम ना हो सके। इसके अलावा झरबेरा के लिए मुख्य रूप से इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अब पानी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो करीब प्रति प्लांट जो 300-400 ml थी वो अब 150 से 200 ml प्रति प्लांट या 2 से 3 लीटर प्रति वर्ग मीटर जो हमारा एरिया है उस हिसाब से पॉली हाउस में देना चाहिए। इस समय मुख्यतः वाइट फ्लाई एवं थ्रिप्स का प्रकोप रहता है, क्योंकि बाहर जो पल्सेस दलहनी फसलें थी खेतों में वो अधिकतर कट गई हैं, तो इस समय जो वाइट फ्लाई है वो अपने आप को वातावरण से बचाने के लिए पॉली हाउस में प्रवेश कर जाती है,
तथा जरबेरा की पत्तियां क्योंकि चौड़ी होती हैं तो उसके नीचे उसको अच्छा शेल्टर मिल जाता है। अतः इसके कंट्रोल के लिए हमें प्रति सप्ताह थायोमोक्सिमम जो एक्टारा के नाम से तथा एसिटामाइप्रिड तथा अमीडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि वाइट फ्लाई हमारे पॉली हाउस में पनप ना पाए। तथा साथ में नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर ये भी अवश्य मिलाना चाहिए क्योंकि ये वाइट फ्लाई के लिए रेपेलेंट का काम करता है, वाइट फ्लाई को बाहर भगाने का काम करता है। इसके अलावा थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए जो मार्केट में रीजेंट के नाम से टेक्निकल आता है फिप्रोनिल, वो 2 ml प्रति लीटर या एसिटामाइप्रिड 1.5 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे सप्ताह में 2 बार करते रहना चाहिए। अभी तापमान ज़्यादा कम नहीं हुआ है, इस टाइम पे हवा में नमी कम है तो पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है जो पत्तों के ऊपर हम लोग धूल राख की तरह दिखाई देती है। इससे बचाव के लिए हमें मुख्य रूप से सल्फ़र 80% WDG एवं है कैराथीन है, कैलेक्सिन है, इनका भी स्प्रे 1 ग्राम प्रति लीटर से करते रहना चाहिए। लेकिन कैराथीन या कैलेक्सिन का स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो हमारे तैयार पुष्प जो हैं उनके ऊपर स्प्रे नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो उससे पुष्प में दाग आ जाते हैं जो कि हमें मार्केट में बेचने के लिए काफ़ी उससे परेशानी आती है। इस समय निराई गुड़ाई के साथ साथ हम लोगों को बायोजाइम या ग्रेनुलर रीजेंट आता है वो भी बेड में मिला देना चाहिए ताकि जो थ्रिप्स का कंट्रोल है वो काफ़ी लंबे समय तक रीजेंट से बना रहता है। मुख्य रूप से अगर हम ये प्रक्रिया दिसंबर और जनवरी माह में इन कीड़े बीमारियों से बचाए रखेंगे फसल को तो हम उचित लाभ मार्केट से कमा सकते हैं। प्रदेश में बहुत से किसान शरतकालीन गन्ने में अंतर्वर्ती फसलें उगाते हैं, परंतु इसमें आपको 2 फसलों में प्रबंधन कार्यों को करना पड़ता है। और आप ये जानते हैं कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग संस्तुतियां होती हैं, लेकिन ये संस्तुतियां क्या हैं? गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर से देखिए संवाददाता वीरेश सिंह की ये खास रिपोर्ट। राज्य में शरदकालीन गन्ने के साथ किसान भाई आलू, लहसुन, सरसों, गोभी वर्गीय सब्जियां, गेहूं, मक्का, मसूर इत्यादि फसलों को अंतर्वर्ती फसल के रूप में उगाते हैं। अतः हमारे जिन किसान भाइयों ने इस प्रकार की खेती कर रखी है उनको इन फसलों में मिश्रित प्रबंधन कार्यों को किस प्रकार अपनाना है, इसकी जानकारी हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हैं गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। किसान भाइयों, आपको गन्ने के साथ अगर ये अंतर फसली खेती करना है तो अक्टूबर में गन्ने की बुआई हो जानी चाहिए। उस समय आप आलू और लहसुन अक्टूबर माह में बुआई कर दें। आलू की 2 लाइनें और लहसुन की बुआई कर रहे हैं तो इसकी 3 पंक्तियां गन्ने के 2 लाइनों के बीच में बुआई की जाती है, क्योंकि इसको आप भी जैसे जानते होंगे कि गन्ने के वो 3 फीट की दूरी पर बोते हैं तो उसमें 3 लाइनें लहसुन की आसानी से ली जा सकती हैं और उसका समय समय पर खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई वो सब अपना करते रहें। और इसमें आपको जानकर ये भी बड़ा हर्ष होगा कि जब हम लहसुन खेती गन्ने के साथ करते हैं तो गन्ने में लगने वाले जो कीड़े होते हैं उनका भी प्रकोप कम होता है, क्योंकि उससे जो थोड़ा सा अम्ल निकलता है वो कीड़ों को गन्ने में प्रकोप से बचाता है। और दूसरी जो सब्जी मटर है इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी 2 लाइनें गन्ने के 2 लाइनों के बीच में रखना चाहिए और राजमा भी 2 लाइन रख सकते हैं। ये सब ऐसी खेती है जिसमें आपको लेबर थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए छोटे काश्तकार भाई इसमें आगे आएँ तो वो इसको सुचारू रूप से करेंगे तो उनको महसूस होगा कि हमको ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है और उनके गन्ने की जो लागत आ रही वो अंतर फसल निकल जाएगी। अगर देखें तो उनको गन्ना मुफ्त का मिलता है। बड़े काश्तकार हैं तो वो गन्ने के साथ लाही ले सकते हैं या 2 लाइनें या गन्ने के साथ मसूर की 2 लाइनें, ये शरदकालीन गन्ने के साथ आसानी से ली जा सकती है। इसमें वो आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। शरदकालीन गन्ने के साथ बोई गई यह फसलें बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं, जिनमें अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फसलों में खरपतवार की अधिकता होने पर कम से कम 2 बार निकाई गुड़ाई करें। इससे भूमि में वायु का संचार अच्छा होने के साथ साथ गन्ने की वृद्धि अच्छी होगी। यह जाड़े का मौसम चल रहा है, इस समय फसल में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।
खेत में जल निकास का उत्तम प्रबंध रखें ताकि खेत में पानी कहीं भी जमा होने की स्थिति में उसे निकाला जा सके। अगला बिंदु आता है उर्वरक प्रबंधन का। तो गन्ने के साथ बोई गई अंतर्वर्ती फसलों में अलग अलग फसल की अलग अलग उर्वरक मांग होती है, जिसमें से आधी नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस एवं पोटैश की मात्रा को आप बेसल डोज के रूप में प्रयोग कर चुके होंगे। आधी नाइट्रोजन की जो मात्रा आपने बचाई थी उसको आलू की फसल में एक बार में बुआई के 30 दिन की अवस्था पर तथा लहसुन में 35 से 40 दिन की अवस्था पर, सरसों, गेहूं इत्यादि में 30 से 35 दिन की अवस्था पर टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान समय में गन्ने की अंतर्वर्ती फसल के अंतर्गत आलू, लहसुन, सरसों की फसलों में झुलसा रोग आने की प्रबल संभावना रहती है। अतः यह रोग इस फसल पर आने ही न पाए, इसके लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मैंकोजेब दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, अंतर्वर्ती फसलों की कटाई उपरांत गन्ने की फसल का प्रबंधन शुरू किया जाएगा। अन्नदाता कार्यक्रम में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। खाद्यान्न की मुख्य फसल गेहूं, जिससे अच्छा उत्पादन लेने हेतु खड़ी फसलों में अनेक शस्य कार्यों को समय पर संपादित करना होता है और फसल की बढ़वार हेतु पोषक तत्व प्रबंधन इसमें सबसे अहम है, जिसकी सटीक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। गेहूं राज्य की प्रमुख रबी खाद्यान्न फसल है, जिसकी खेती प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है। किसान भाइयों, बुवाई उपरांत फसल में जिस समस्या का सामना सबसे पहले करना पड़ता है वह है पोषक तत्वों की कमी का, जिनके कारण फसल पीली दिखाई देती है तथा पौधों की बढ़वार रुक सी जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसान उर्वरकों का संतुलित प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान इन लक्षणों के वास्तविक कारण क्या हैं यह समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण वे समय से प्रबंधन भी नहीं करते हैं और अंततः उन्हें फसल से कम उत्पादन के रूप में नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने मुलाकात की कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर ARK पठान से। किसान भाइयों, गेहूं की फसल के अंदर हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास, ये हमारी सिफारिश है किसान भाई इतना खाद अपने खेत के अंदर डालें। यदि बुआई के वक्त हम जिंक सल्फेट नहीं डाल पाते हैं तो जिंक सल्फेट एक ऐसा उर्वरक है जो बुआई के बाद में खड़ी फसल में भी इसका उपयोग हो सकता है। किसान भाइयों,
जो नत्रजन है इसकी पूरी की पूरी मात्रा हम एक बार में फसल के अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसका ह्रास, जिसको हम लॉस कहते हैं, वो ये बहुत ज़्यादा होता है इसका। तो किसान भाइयों, इस नुकसान से बचने के लिए ये सलाह दी जाती है कि 120 किलोग्राम जो नत्रजन है इसमें से 60 किलोग्राम नत्रजन बुआई के टाइम पे खेत के अंदर डाल दी जाती है, तथा 20 किलोग्राम जो फॉस्फोरस है वो डीएपी के द्वारा ऊर के खेत के अंदर डाल दी जाती है, और पोटास की पूरी मात्रा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के वक्त खेत में डाल दी जाती है। किसान भाइयों, जो 60 किलोग्राम नत्रजन की जो बची हुई मात्रा है ये 25 से 30 दिन बाद में, बुआई के 25 से 30 दिन बाद में जो निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई करने के बाद जो सिंचाई देते हैं, उस सिंचाई के बाद में ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा खेत के अंदर दे दी जाती है। किसान भाइयों, आपको एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अपने खेत के अंदर उर्वरक प्रयोग करने से पहले खेत की मिट्टी की नमूने का जांच प्रयोगशाला में ज़रूर कराएं। यदि मिट्टी के नमूने के अंदर जिंक की मात्रा कम पाई जाती है तो ऐसी अवस्था में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई अपने गेहूं के खेतों के अंदर जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करें। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट जो है यदि बुआई के टाइम पे आप नहीं डाल पाए हैं तो इसका उपयोग हम खड़ी फसल में भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खड़ी फसल में हम जिंक सल्फेट का उपयोग कैसे करें। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट का 5% का घोल बनाकर खड़ी फसल के अंदर इसका छिड़काव कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हम 5% का घोल कैसे बनाएं। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट का 5% का घोल बनाने के लिए 500 लीटर पानी के अंदर 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाल दिया जाता है, तथा इस जिंक सल्फेट से जो घोल प्राप्त होता है उस घोल की अम्लीयता ज़्यादा होती है। इस अम्लीयता को उदासीन करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम 2.5 किलोग्राम प्रति 500 लीटर पानी के अंदर घोल बना के स्प्रे कर देंगे तो ऐसी अवस्था में खड़ी फसल के अंदर गेहूं की पत्तियों को जलने का डर रहता है। तो किसान भाइयों, जो ये अम्लीयता जो उत्पन्न होती है, इस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए इसके अंदर हम 0.25% का बुझे हुए चूने का घोल भी उसके अंदर मिलाते हैं। इस चूने के घोल को मिलाने का हमारा तात्पर्य यही होता है कि जिंक सल्फेट से जो अम्लीयता बनती है पानी के घोल के अंदर, उस अम्लीयता को ये उदासीन कर देता है। तो किसान भाइयों, हम करते ये हैं कि 2.5 किलोग्राम 250 लीटर पानी में घोल दिया जाता है जिंक सल्फेट को, और 1.25 किलो बुझे हुए चूने को 250 लीटर दूसरे पानी में घोल दिया जाता है। इस तरह 500 लीटर का जिंक सल्फेट का घोल तैयार हो जाता है। ये 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है ये घोल। तो किसान भाइयों, इस तरह खड़ी फसल में भी हम जिंक सल्फेट का पर्णीय छिड़काव करके इस पोषक तत्व की कमी को दूर कर सकते हैं और गेहूं की उपज बढ़ा सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह का मौसम का मिजाज और इस मौसम के अनुसार खेती बाड़ी में अपनाए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में दिन के तापमान अधिक रहने के कारण अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने, लेकिन रात्रि के तापमानों में और गिरावट होने के कारण न्यूनतम तापमान 6 से 11.9 डिग्री सेंटीग्रेड, सुबह शाम हल्के से घना कोहरा छाए रहने, ठंड का प्रकोप बढ़ जाने, सुबह हवा में नमी 93 से 95%, दोपहर बाद हवा में नमी 55 से 65% के मध्य रहने, हवा 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि
गेहूं की बुआई हेतु इस सप्ताह भी तापमान अनुकूल रहने की संभावना है, अतः धान की देर से कटी फसल अथवा गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में किसान भाई गेहूं की देर से बोई जाने वाली उन्नतशील किस्में जैसे PVW 373, UP 2565, UP 2338 आदि में से किसी किस्म की इस सप्ताह बुआई करें। बीज की मात्रा 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह में बोई गई फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है, जो कि शिखर जड़ बनने की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई इसमें सिंचाई करें। ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। नवंबर के प्रथम सप्ताह में बोई गई गेहूं की फसल यदि 30 से 35 दिनों की हो गई है और खेत में खरपतवार हो रहे हैं, तब हैंड हो या खुरपी की सहायता से खरपतवार नियंत्रित करें। जो किसान भाई रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे बथुआ, गजरी, प्याजी इत्यादि तथा संकरी पत्ती वाले जैसे गेहूं का मामा अर्थात फेलरिस माइनर, जंगली जेई आदि को नियंत्रित करने हेतु 75% WP सल्फोसल्फ्यूरान नामक शाकनाशी की 10 ग्राम मात्रा 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। चूँकि इस सप्ताह रात्रि के तापमानों में और गिरावट होने तथा मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, अतः किसान भाई मसूर की बुआई अब कदापि न करें, बल्कि पहले बोई गई खेतों में खड़ी मटर, चना, मसूर आदि फसलों में निकाई गुड़ाई करें, जिससे हवा एवं तापमान का सही संचालन हो सके। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सरसों की 30 से 35 दिनों की फसल होने पर इस सप्ताह सिंचाई करें। ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से समान रूप से भुरकाव करें। नींबू वर्गीय वृक्षों में आयु के अनुसार इस सप्ताह 5 से 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 200 से 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति पौधे की दर से पेड़ के चारों ओर थाला बनाकर समान रूप से फैलाकर मिट्टी में मिला दें तथा संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर दें। आलू की देर से बोई 20 से 25 दिन की फसल में सिंचाई करें। ओट आने पर दोपहर के समय 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से भुरकाव कर मिट्टी चढ़ाएं। प्याज की नर्सरी की अच्छी बढ़वार हेतु हजारे द्वारा पानी का हल्का छिड़काव करें। यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तब यूरिया का भुरकाव करें। नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में बोई गई प्याज की नर्सरी लगभग 45 दिनों की हो गई होगी, जो कि रोपाई हेतु तैयार है। अतः सलाह दी जाती है कि ऐसी पौध की रोपाई करें। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार, बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है नजीबाबाद बिजनौर से अमरेश त्यागी ने। आप बयाने के उपरांत दुधारू पशुओं में नवजात बच्चों की देखरेख में बरती जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाइयों, आज मैं जो आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं वो ये है कि बछड़ों को या गाय के बच्चों को असमय मृत्यु से कैसे बचाएं।
कि जब जानवर बच्चे को ब्याह रहा है और अगर उस समय पशुपालक साथ में वहाँ पर खड़ा हुआ है तो यदि जानवर को कोई भी परेशानी होती है तो वो उसकी मदद कर सकता है जानवर की, और बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी नाक पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, पूरी बॉडी पर भी चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। तुरंत हमको ऐसी स्थिति में बच्चे को माँ के सामने रख देना चाहिए, ताकि माँ जब उस बच्चे को चाटती है तो वो पूरा की पूरा चिपचिपा पदार्थ वहाँ से चाट लेती है, जिसके कारण बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। इसके बाद दूसरी बात होती है कि नाभि का फूल जाना। इसको रोकने के लिए हमको उस नाभि को कि धागे से हम पहले बांध दें, उसके बाद हम ब्लेड से काट दें, ताकि उसके अंदर कोई संक्रमण ना चला जाए। और लेकिन वो धागा कीटाणु रहित होना चाहिए। खुर होते हैं, खुर पे आगे की तरफ बड़े नाजुक से सफ़ेद सा और पीला सा एक उभरा हुआ भाव होता है, जिसको हम नाखून से अगर तोड़ दें तो वो आसानी से टूटते हैं, जिसके कारण वो हो जाता है और बच्चा अपनी ग्रिप जमीन पर बड़े आसानी से बना लेता है। देखिए किसान भाइयों, जनरली ऐसी हमारे गांव के अंदर एक मान्यता है कि यदि हम बच्चे को जब तक खीस नहीं पिलाते हैं, जब तक कि माँ जो है जेर नहीं गिरा देती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मान्यता टोटल गलत है। हमको बच्चे को दूध जितना जल्दी हो सके 2 से 3 घंटे के अंदर अवश्य पिला देना चाहिए। देखिए फायदे कई होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि माँ को अपने जीवन काल में जिन जिन बीमारियों से अटैक हुआ होगा, उन सारे रोगों से लड़ने के जो एंटी ग्लोबुलिन्स हैं, जो प्रतिरोधक चीज़ें हैं, वो बच्चे में अपने आप आ जाती हैं, जिसके कारण वो जब बीमारी अगर बच्चे में कभी भविष्य में आती है तो या तो उतनी तीव्रता से नहीं आती है या फिर वो बीमारी आती ही नहीं है। कि यदि हम बच्चे को 7वें और 10वें दिन पर पेट के कीड़ों की दवाई दे दें तो जो भी कीड़े आए हैं वो सारे की सारे मर जाएंगे और बच्चे की जो पटेरे के कारण होने वाली मृत्यु है वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।